जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। हमारा लास्ट टॉपिक है आज इस चैप्टर का एम्प्लॉयी शेयर स्कीम। फर्दर डिस्कशन में जाने से पहले अगर आपको ये लेक्चर्स थोड़ा बहुत भी फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ये लाज़मी शेयर करें, ताकि उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए। अगर किसी पॉइंट पे वो कन्फ्यूजन उनको है, तो आप उनको सजेस्ट किया करें कि वो वहाँ से लेक्चर्स ले सकते हैं। एंड आप कमेंट्स के थ्रू अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपकी कोई भी क्वेश्चंस हो, आप वो भी पूछ सकते हैं। जी, हम आज अपने इस लेक्चर में अपने एम्प्लॉयशिप स्कीम को डिस्कस करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर 5 जो है वो भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की टैक्सेशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है। आपको पता है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट के अंदर उसको बहुत सारे बेनिफिट दे रही होती है। सैलरी होती है, मेडिकल अलाउंसेस दे रही होती है, मेडिकल फैसिलिटीज दे रही होती है, आपको कार वगैरह दे रही होती है, कन्वेंस दे रही होती है। एंड साथ में आपको इवन कभी-कभी अकोमोडेशन भी, रिहाइश भी दे रही होती है। एंड आपकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको एक तरह से दे रही होती है। आपका एक प्रोविडेंट फंड हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, वो प्लान्स भी दे रही होती है। सिमिलरली बड़ी कंपनियों के केस में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो अपने एम्प्लॉइज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट या मार्केट वैल्यू से कम अमाउंट पर शेयर्स भी इश्यू करती है। अगर वो उसको शेयर इश्यू कर रही है एज ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, क्योंकि उसका एम्प्लॉई है, तो उन्होंने एक स्कीम की है कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को, मतलब जो मैनेजेरियल लेवल से ऊपर के हमारे एम्प्लॉइज़ होंगे, हम उनको अपना शेयर ₹10 पर शेयर के हिसाब से क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। हो सकता है कि उस टाइम मार्केट में उस शेयर की वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू हो ₹50, यहाँ पर एम्प्लॉई को ₹40 का क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। तो लॉ कहता है, अगर आपको कंपनी इश्यू करती है शेयर और उन शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू से कम अमाउंट पर इशू करती है। फॉर एग्जांपल, ए लिमिटेड कंपनी है जो जिसने क्या किए हैं, मुझे मिस्टर तैफूर को 500 शेयर इशू किए हैं और मैंने कितनी कॉस्ट पे की है, मैंने कॉस्ट पे की है ₹25 पर शेयर। ठीक है, मैंने क्या किया, ये पे किए हैं। अब उसी डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो थी शेयर्स की, वो फेयर मार्केट वैल्यू थी आपकी ₹50 पर शेयर। तो लॉ कहता है कि आपको जो शेयर मिले हैं, उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है, आपने वो लेनी है। एंड जितनी उन शेयर्स को परचेज़ करने के लिए आपने कॉस्ट पे की है, उसमें से वो लेस करनी है। जैसे कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है मेरे पास, 50 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 500। मेरे पास अगर मैं मार्केट से परचेज़ करता, तो ये शेयर मुझे 25,000 के मिलने थे। लेकिन जो मैंने अपनी कंपनी से परचेज़ किया एज़ एम्प्लॉयी होने के, तो मुझे बेनिफिट मिला है, वो कितना बनता है, ₹25 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 50। और मैंने जो, सॉरी, ये 500। लेकिन मैं क्योंकि एम्प्लॉयी एम्प्लॉयी होने की वजह से मुझे बेनिफिट मिले हैं कि कंपनी ने मुझे ये शेयर्स 12,500 के दे दिए हैं। तो लॉ कहता है, जो आपको एम्प्लॉयी शेयर स्कीम के अंदर जो शेयर्स इश्यू होते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू से कम अमाउंट पर, जो बेनिफिट होता है, जो नेट बेनिफिट आपको मुझे कितना मिल रहा है, मुझे यहाँ पर बेनिफिट जो मिल रहा है 12,500 का मिल रहा है। ये क्या होगा, जिसे हम कहते हैं गेन ऑन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो मेरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनती है। ये जस्ट समरी है। अब हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर ये कैसे चलता होता है और हम इसकी टैक्सेशन किस तरह करनी होती है। जस्ट मैंने आपको आइडिया दिया है कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम एक्चुअली में होती क्या है। ऐसा भी होता है कुछ केसेस में कंपनी आपको फ्री में शेयर इश्यू करती है, तो फिर उस केस में जितनी भी टोटल फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो आपकी क्या होगी, सैलरी का पार्ट बनेगी, आपकी सैलरी इनकम बनेगी। और कुछ केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि आपका जो प्रॉफिट का पोर्शन है वो बहुत कम बने। यहाँ पर जैसे 12,500 बना है, मैं कहता हूँ कि मैंने जो कॉस्ट पे की है, वो मैंने पे की है 45 पर शेयर। कंपनी ने मुझे जो रिलीफ दिया है, बेनिफिट दिया है, वो पर शेयर के हिसाब से ₹5 का दिया, तो मेरा कितनी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा, वो बनेगा ₹2,500। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम होती क्या है। अब यहाँ पर प्रॉपर प्रोसेस क्या होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज को देती है ऑप्शन
ठीक है। एक डॉक्यूमेंट टाइप होता है कि हाँ जी, आप जो फाइनेंस मैनेजर या जो मैनेजर रैंक है हमारी कंपनी में, वो बंदे और उससे जो अपर पोजीशन पर हैं, वो कंपनी के शेयर परचेज करने का ऑप्शन उनके पास है। वो कहते हैं कि हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप ऑप्शन इतने शेयर्स का आप ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। अब वो पर शेयर का जो ऑप्शन भी कह सकते हैं कि पर शेयर जो ऑप्शन है वो ₹1 का है। और हम जिन-जिन पर्सन्स ने जिन-जिन एम्प्लॉइज़ ने फॉर एग्ज़ाम्पल 30 नवंबर तक ऑप्शंस परचेज़ किए होंगे, जिनकी ओनरशिप में ऑप्शंस होंगे, हम उनको शेयर्स क्या कर देंगे, रिड्यूस्ड रेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। अब मैंने क्या किया, 500 ऑप्शंस परचेज़ कर लिए, ठीक है? और उनकी कॉस्ट कितनी थी? ऑप्शंस की वो कॉस्ट थी ₹2 पर ऑप्शन, ठीक है? अब 30 नवंबर से पहले मेरे पास ऑप्शन है कि मैं क्या करूं, मैं सारे के सारे 500 ऑप्शन जो मैंने परचेज किए हैं, 500 शेयर का जो मैंने ऑप्शन परचेज किया है, मैं किसी और को आगे सेल कर दूं। अगर मैं किसी को सेल कर देता हूं तो जिसको मैं सेल करूंगा तो 30 नवंबर पर कंपनी उसके नाम पर शेयर ट्रांसफर करेगी, मेरे नाम पर शेयर ट्रांसफर नहीं करेगी। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इन 500 ऑप्शंस को कुछ भी नहीं करता, मैं कहता हूं कि मैं 30 नवंबर पर कंपनी क्या करती है, 30 नवंबर शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब उनकी अमाउंट कितने मैंने शेयर ट्रांसफर किए हैं, मुझे 500 शेयर क्या हुए हैं, मुझे ट्रांसफर हुए हैं। और मैंने कितनी कॉस्ट पे की है, 48 पर शेयर। अब जिस डेट पर मुझे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, अब यहाँ पर दो डेट्स हैं। जिस डेट मुझे ऑप्शन मिला है वो डेट है आज की 5 नवंबर, ठीक है। लेकिन जिस डेट मुझे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, मैंने उस डेट पर अपना एम्प्लॉय शेयर स्कीम गेन और लॉस देखना है। अगर क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि 5 नवंबर को जो मुझे ऑप्शन जिन शेयर्स के मिल रहे हैं, उन शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू है 52 पर शेयर। लेकिन जिस डेट पे मुझे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं 30 नवंबर पे, उस डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू है 65 पर शेयर। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने जिस डेट मुझे शेयर ट्रांसफर हुए हैं, मैंने उस डेट पे क्या करनी है, अपनी फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है और एम्प्लॉय शेयर स्कीम पर गेन लॉस निकालना है। फेयर मार्केट वैल्यू कितने शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं, कितनी कॉस्ट है, सॉरी कितनी फेयर मार्केट वैल्यू है, 65 रुपए पर शेयर। इसमें से मैंने लेस करनी है अपनी कॉस्ट। अब कॉस्ट मेरे पास दो कॉस्ट मैंने पे की हैं, एक है कॉस्ट ऑफ ऑप्शंस, दूसरी है कॉस्ट ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कितनी है मेरे पास, यहाँ पर मैंने 48 रुपीज पे किए हैं पर शेयर, कितने शेयर्स के लिए, 500 शेयर्स के लिए, ठीक है। 24,000 क्या हो गया, लेस हो गया। अब सॉरी मेरे पास कॉस्ट ऑप्शन है, मैंने जो पे किए वो ₹2 पे किए, मिस्टेक होगी, ₹1000। अब कॉस्ट ऑफ शेयर कितनी है मेरे पास, 48 रुपीज मैंने पे किए, कितने शेयर्स के लिए, 500 शेयर्स के लिए, ये बन गई ₹24,000, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर जो बेनिफिट आता है, मेरे पास जो गेन बचता है, वो है ₹7,500। ये मैं क्या करूँगा, अपनी सैलरी में ऐड करूँगा। इसका क्या नाम होगा, गेन ऑन एम्प्लॉय शेयर स्कीम, जो मेरी सैलरी का पार्ट बनेगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी था। मैं क्या करता, मैंने जब मुझे शेयर्स मिले, मैंने 5 नवंबर को क्या किए, 500 ऑप्शंस परचेज कर लिए, 500 शेयर्स के ऑप्शन परचेज कर लिए, ₹2 पर ऑप्शन के साथ। 7 नवंबर को ऑप्शंस की सेल कर दी। कितने ऑप्शंस की मैंने सेल कर दी, 250 ऑप्शंस की मैंने क्या कर दी, सेल कर दी। अब मैंने कितने में सेल की, ₹5 पर ऑप्शन मैंने क्या किया है, सेल किया उसकी, ठीक है। अब 30 नवंबर पे मुझे कितने शेयर्स मिलेंगे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही 250 शेयर्स का है, इसलिए मुझे 250 शेयर्स क्या मिलेंगे, मुझे अलॉट होंगे।
अब जब मैं क्या करूंगा, 7 नवंबर पे जो मैंने ऑप्शंस को सेल आउट कर दिया है उसकी मैं सेपरेट गेन निकालूंगा। सेल प्रोसीड्स फ्रॉम ऑप्शंस कितना है मेरे पास, वो है 250 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बनता है 1250 रुपए। ठीक है, अब इसमें से मैं लेस करूंगा जो मैंने कॉस्ट पे किए ऑप्शंस किए गए हैं। एक्चुअली में जो मैंने कॉस्ट पे की है ऑप्शंस की, मैंने 500 ऑप्शंस की कॉस्ट पे की है, लेकिन यहाँ पर जितने ऑप्शंस को मैंने सेल किए है उतने ऑप्शंस की मैं क्या करूंगा, कॉस्ट को यहाँ पर लेस करूंगा। कितने ऑप्शन मैंने सेल किया है, 250 को। मैंने परचेज कितने का किया था, मैंने परचेज किया था 2 रुपए का, मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको मैं यहाँ पर लेकर आऊँ, मैं इसको इसमें से लेस करूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 500। मैं अगर यहाँ पर गेन निकालूं तो मैं इसको इसमें से लेस करूं, मेरे पास गेन आ गई, गेन ऑन ऑप्शन आ गया। ये किस में जाएगा, सैलरी में जाएगा। ठीक है, 750 रुपए ये मैं अलहदा लेकर जाऊंगा। एंड 30 नवंबर पे मैं वर्किंग कर रहा हूँ 7 नवंबर पे। अब 30 नवंबर पे जब मुझे शेयर इशू होंगे, ठीक है, मैं क्या करूंगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू सेम है, एक 65 रुपए पर शेयर। अब लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 250। 250 मल्टीप्लाई बाय 65 मेरे पास क्या आ जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी, जो भी मुझे मैंने क्या किया, मुझे इशू हुए। इसमें से मैं क्या लेस करूंगा, लेस कॉस्ट। अब पहले मैं करूंगा ऑप्शंस की कॉस्ट, 250 ऑप्शन भी तो मेरे मैंने क्या किए हैं, मैंने परचेज किया ना इनके अगेंस्ट, ऑप्शंस कॉस्ट। ठीक है, वो बनती है मेरे पास 250 मल्टीप्लाई बाई 2, ये टोटल बन जाएगी 500 रुपए। फिर मैं लेस करता हूँ इसमें से लेस कॉस्ट ऑफ शेयर्स। जब मुझे शेयर इशू हुए थे, कितने शेयर इशू हुए थे, 250 शेयर मुझे इशू हुए थे, और मैंने कितनी कॉस्ट पे की थी, 48 रुपीज पर शेयर मैंने कॉस्ट पे की थी। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जो गेन इधर बच गया, ये बनेगा 3350 रुपए, गेन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब मैं क्या करूंगा, 3750 और 750 दोनों को सम करके क्या करूंगा, अपनी सैलरी का पार्ट बनाऊंगा। और ये मेरा क्या था, एम्प्लॉय शेयर स्कीम था। ये नॉर्मली मैंने दो चीजें यहाँ पर डिस्कस करनी, आपकी बुक में भी है, हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है ये चीज, आपको यहाँ से पढ़ाऊं। अब टैक्सेबिलिटी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, जहाँ पर जब आपको शेयर्स इशू हो रहे हैं तब आपने किस तरह से क्या करनी है, टैक्सेबिलिटी करनी है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, सिमिलरली जो मैंने यहाँ पर ली है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर मैंने यहाँ पर ली है। अगर आप यहाँ पर देखें, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स 32,500 रुपए। फिर वो कह रहा है कि लेस हमने करनी है कंसिडरेशन पेड फॉर द ग्रांट ऑफ राइट और ऑप्शन टू अक्वायर शेयर्स। मैंने एग्जांपल में वो बात पहले आपको बता दी है, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन मैंने यहाँ पर ले ली है, आपको सारा डाटा क्वेश्चन में गिवन होगा। फिर है कंसिडरेशन पेड फॉर द परचेज ऑफ शेयर, जो मैंने यहाँ पर क्या किया, परचेज ऑफ शेयर मैंने यहाँ पर लेस कर दी, कितनी यहाँ पर कितनी थी, 48 रुपीज पर शेयर मैंने क्या किया था, पे किया था। ये आपका है टैक्सेशन, टैक्सेबिलिटी ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ये हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया, ये वाला जो पार्ट है हम अभी बाद में डिस्कस करते हैं, 4.4, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। और बातें हैं इस पे, अगर मैं राइट या ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ कर देता हूं तब हमने क्या करना है, मैंने इसको पहले ही आपको करवा दिया है। ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, डिस्पोजल ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने इसको सर्कल कर दिया है। ये वाली बात तो यहाँ पर कर रहा है, देखते हैं। अगर मैं शेयर्स इशू करवाने से पहले ऑप्शन को डिस्पोज ऑफ कर देता हूं तो वो कह रहा है तब आपने क्या करना है।
कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ राइट और ऑप्शन, जी मैंने वही ली थी। मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया था 250 मल्टीप्लाई 50, क्योंकि मैंने जो सेल किया था मैंने वो किया था 5 रुपए पर ऑप्शन, क्या की थी ऑप्शन को सेल किया था। फिर कहते हैं लेस करना है एम्प्लॉय कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट और ऑप्शन। अब यहाँ पर मैंने क्या कितनी कॉस्ट पे की थी, 2 रुपए पर कॉस्ट थी, मैंने यहाँ पर क्या कर दी, लेस कर दी। मेरे पास कितना बेनिफिट आ गया, 750 रुपए का बेनिफिट आ गया। उसको मैंने क्या करना है, वो है मेरी टैक्सेबल सैलरी है। अब यहाँ पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक के अंदर, वो कहते हैं कि टैक्सेबिलिटी एट इशू ऑफ शेयर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये क्या चीज है, हमने पहले पढ़ा उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब जैसे ही आपके नाम पे शेयर इशू हो गए हैं आप आगे उनको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन एक और सिनेरियो भी है, वो भी वो देखते हैं कि वो सिनेरियो क्या है, वो सिचुएशन क्या है, जो यहाँ पर आपकी बुक में उसने बताई हुई है, यहाँ पर आपको बताया हुआ है। नॉर्मली होता है कि नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट को कवर किया है। अगर कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर ट्रांसफर कर रही है आज, 5 कंपनी मुझे कहती है मिस्टर देफूर हम आपको 5 नवंबर को 500 शेयर्स आपकी ऑनरशिप में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन आप उन शेयर्स को 30 नवंबर से पहले आगे डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, मार्केट में बेच नहीं सकते। एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए। आप खुद बताएं क्या मुझे 5 नवंबर को उन शेयर्स का बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, नो डाउट ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है मेरे पास, तो मेरी ऑनरशिप में है, लेकिन राइट रिस्ट्रिक्टेड है, मैं 30 नवंबर से पहले उससे बेनिफिट ही अवेल नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए लॉ कहता है कि जिस डेट पे आपका राइट टू डिस्पोज ऑफ भी आपके पास आ जाएगा, आपने उस डेट पे क्या करनी है, वर्किंग करनी है। इस केस में कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू हमने किस टाइम की लेनी है, कॉस्ट तो वही होगी जो मैंने कॉस्ट पे की होगी, कॉस्ट ऑफ शेयर 48 रुपीज 42 रुपीज एंड जो भी होगी मैंने पे की होगी। मेरे पास शेयर की कॉस्ट में दो चीजें आती है, एक होती है जो मैंने कॉस्ट पे की है ऑप्शन परचेज करते हुए, एंड जो मैंने कॉस्ट पे की है शेयर परचेज करते हुए। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन के केस में जो मेन हमने चीज डिसाइड करनी होती है वो करनी होती है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डिसाइड करनी होती है कि मैंने कौन सी डेट की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है शेयर्स की, 5 नवंबर की जिस डेट पे शेयर ट्रांसफर हुए, या 30 नवंबर की जिस डेट पे रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई। तो लॉ कहता है कि जिस डेट पे मेरे पास राइट टू ट्रांसफर शेयर आगे मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ, जिस डेट पे उस डेट की मैंने फेयर मार्केट वैल्यू लेकर क्या करना है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम का गेन कैलकुलेट करना है। अब देखें, द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय हैज फ्री राइट टू ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ द शेयर। ठीक है, एनी कंसिडरेशन पेड फॉर द शेयर्स, लेस करेंगे एनी कंसिडरेशन पेड फॉर द ग्रांट और राइट ऑफ ऑप्शन, सेम बात है। जो मेन बात इसमें थी वो थी फेयर मार्केट वैल्यू हमने कौन सी लेनी है। अब इसको कैसे क्वेश्चन में होगा मैं आपको समझाता हूं। ये एग्जांपल लेते हैं, 1 नवंबर 2020। ठीक है, मुझे ऑप्शंस मैंने क्या किया, मुझे मिला ऑप्शंस 500 शेयर्स, 5000 शेयर, कॉस्ट कितनी थी, 5 रुपए पर ऑप्शन। ठीक है, 5 नवंबर को इशू ऑफ शेयर, मुझे 5 नवंबर को क्या हुआ, मुझे शेयर इशू हुए हैं, लेकिन उनका जो राइट टू ट्रांसफर शेयर्स है वो रिस्ट्रिक्टेड है 30 नवंबर तक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैंने पैसे तो पे कर दिए होंगे ना 5 नवंबर को, जब मुझे शेयर ट्रांसफर हुए होंगे, 5000 शेयर मुझे ट्रांसफर हो गए हैं।
ठीक है, और मैंने जो कॉस्ट पे की है फर्दर 55 रुपीज पर शेयर पे की है। अब जिस क्वेश्चन में वो क्या करेगा, आपको जिस डेट पे आपको शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, आपको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी दे देगा। वो कहेगा फेयर मार्केट वैल्यू इस डेट पर आपकी है 75 पर शेयर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब फिर कहते हैं 30 आपको वो ये भी बताएगा कि 30 नवंबर को जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है इज 68 पर शेयर। मार्केट वैल्यू आपकी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो आपने अब किस तरह से फेयर मार्केट वैल्यू गेन और लॉस कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आपने करना है फेयर मार्केट वैल्यू। अब हमारे पास दो फेयर मार्केट वैल्यू हैं, एक है 5 नवंबर की जिस डेट पे मुझे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेकिन राइट टू ट्रांसफर शेयर रिस्ट्रिक्टेड है मेरा 30 नवंबर, तब फेयर मार्केट वैल्यू है 75 रुपए पर शेयर। और फिर मुझे 30 नवंबर की मार्केट वैल्यू गिवन है जो कि है 68 पर शेयर। तो मैंने कौन सी लेनी है, बुक में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जिस डेट पर मेरे पास राइट टू ट्रांसफर शेयर्स है, मैंने उस डेट की मार्केट वैल्यू लेनी है। वो कौन सी डेट है, 30 नवंबर है। तो मैं क्या करूंगा, 68 मल्टीप्लाई बाई 5000। ठीक है, कितनी अमाउंट बनती है, 68 मल्टीप्लाई बाई 5000, ये बनती है 3,40,000 रुपए। इसमें से मैं लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, इतनी मेरे पास 5000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 5, मैंने कितनी कॉस्ट पे की थी, 5 रुपए पर ऑप्शन मैंने कॉस्ट पे की थी ऑप्शन लेने के लिए। कितनी बनेगी, 5000 मल्टीप्लाई बाई 5, 25,000 बनेगी। फिर मैं इसमें लेस करूंगा कॉस्ट ऑफ शेयर्स, मैंने कितनी कॉस्ट पे की थी, 55 रुपए पर शेयर, 5000 मल्टीप्लाई बाई 55, कितनी बनती है ये, 5000 मल्टीप्लाई बाई 55, मेरी बन गई 275,000। अगर इनको मैं लेस करूं, मेरे पास यहाँ पर कितना गेन आता है, 40,000 रुपये का गेन आता है, जो मेरा क्या बनेगा, टैक्सेबल सैलरी बनेगा। ये आपकी थी एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो भी हमने यहाँ पर डिस्कस की है। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप फ्री होकर इजी होकर मुझे व्हाट्सएप पे या कम क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।